शेयर मार्केट में निवेश करने के बहुत सारे तरीके आपने अपनाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा था कि आप अपने सेंटिमेंट्स या ग्लोबल सेंटिमेंट्स को इग्नोर करके सिर्फ कंप्यूटर पे और मैथमेटिक्स पे भरोसा करके शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं? फिलहाल अगर हम बाजार को देखें तो एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो एल्गोरिदम्स पे बेस्ड है बाजार में चल रहा है, जहां पर आपका निवेश करने का पूरा तरीका बदल जाता है। अब ये तरीका कितना बेनिफिशियल है, किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कई बड़े सवाल है एल्गोरिथमिक इन्वेस्टिंग को लेकर के, जिनको आज हम इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब किसी भी तरीके की इन्वेस्टिंग होती है तो हमारे और आपके लिए वो सीधे तौर पर जेब की बात होती है और हमारी जेब से जुड़ी होती है। इसलिए इन सभी सवालों को एड्रेस करना बेहद जरूरी है और इन सभी सवालों को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ भौतिक अंबानी जी हैं, जो है सीईओ ऑफ अल्फा ग्रुप म्यूचुअल फंड। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रोग्राम पे। भौतिक, सबसे पहले हम आएंगे इस इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, एल्गोरिदम्स के थ्रू कैसे इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करने से पहले थोड़ा बाजार का सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट काफी वॉलेटाइल नजर आ रहा है, बहुत सारे कंफ्यूजन इस समय मार्केट में हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के तहत अगर देखा जाए तो बाजार को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? तो मेरा कहना इस पे सिंपल है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर मेरे हिसाब से आगे चल के होगा क्या कि अब जो रिटर्न्स आएंगे ना इक्विटी मार्केट में, ये अर्निंग्स से आएंगे, वैल्यूएशन रीरेटिंग से नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक्सपेक्टेशंस को रीजनेबल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आज आप देखोगे तो डेट के यील्ड्स भी काफ़ी डिसेंट है, जो एक पोर्टफोलियो को शॉक अब्जॉर्बर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा आप देखोगे तो कमोडिटीज़ में इंक्लूडिंग गोल्ड एक हेज की तरह अवेलेबल है जी। तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि हमें ये तीनों एसेट क्लासेस में कितना एलोकेशन रखना है, रादर देन थिंकिंग कि बस मुझे इक्विटी मार्केट से ही सारा पैसा बनाना है। ठीक है ना? सो वो थोड़ा जरूरी है किसी को सोचने के लिए जी। और जब आप इन तीनों एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं सर, इक्विटी, डेट, गोल्ड, बुलियन जैसे हम कह देते हैं, सर तो फिर अभी का मार्केट सिनेरियो देख करके पैसा लगाएं कहाँ? इक्विटी में लगाएं या फिर इक्विटी से निकाल करके डेट और गोल्ड में डाल लें अभी पैसा? मेरे हिसाब से ना ये एक आइदर और का सवाल नहीं है, मतलब या का सवाल नहीं है, ये एक और का सवाल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक गाड़ी की तरह इसको सोचिए। आप ये सोचिए कि भाई इक्विटी आपको एक्सेलरेशन देता है, गोल्ड आपको सस्पेंशन की तरह ट्रीट करता है और डेट एक ब्रेक की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो गाड़ी अगर जो आप चला रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर ये तीनों चीजों की जरूरत है, सिर्फ एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। अभी इसके अंदर ये भी समझना जरूरी है कि भाई कितना एलोकेशन किस में रखना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। और अगर जो मतलब किसी को होगा कि भाई कितना टाइम होराइजन, किसी का हो सकता है एज, तो अगर जो किसी को ये हेडेक नहीं लेना है कि भाई मैं ये सारे वेरिएबल चीजों में घुसूं, वैल्यूएशंस में जाऊं, या मैं कुछ चीजें सोचूं कि भाई आज इक्विटी के लिए कितना सही है, गलत है, या गोल्ड के लिए कितना सही है, गलत है, तो हमारे केस में हमने क्या किया है कि भाई हमने ये सारा हेडेक टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक प्रोसेस में डाल दिया है, जहां पे हमारा मल्टी एसेट फंड यही तीनों एसेट क्लासेस में, कमोडिटीज में, इक्विटी में और डेट में डायनामिकली एलोकेट करता है एक प्रोसेस के बेसिस पे, और वो कंप्लीट करता है ये सारी चीजें बेस्ड ऑन डेटा। तो वो किसी के मूड के हिसाब से चेंज नहीं करता है, वो डेटा के हिसाब से रीएलोकेशन करता है या रीबैलेंसिंग करते रहता है। तो इन सम सेंस वो इन्वेस्टर का वो हेडेक ले रहा है। ओके सर, अल्फा ग्रुप बेसिकली एल्गोरिदम्स के थ्रू इन्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस
तरीके को इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली एल्गोरिदमिक इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए निवेशक हैं जो अभी भी वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं जब हम निवेश करने जाते हैं, बट एल्गोरिदम्स के थ्रू इन्वेस्ट करना क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्या वहां पर रिटर्न्स बेहतर मिलने की उम्मीद होती है, ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए? बहुत सिंपल आंसर है इसका। मशीन डिसाइड नहीं करती है कि कहां पैसा लगाना है, मशीन डिसिप्लिन वे में एग्जीक्यूट करती है। अल्टीमेटली यहाँ पे रूल्स इंसान ही बना रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, इसको है ना एक प्लेन के कॉकपिट की तरह सोचिए। जो एक पायलट क्या करता है, डेस्टिनेशन और फ्लाइट पाथ पायलट डिसाइड करता है, बट ऑटो पायलट बस उसी चीज को प्रिसाइसली उड़ाता है बिना थके बिना घबराए। तो वैसे ही हम रिसर्च टीम के साथ डेकेड्स का डेटा पे ट्रेंड्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, कब कौन से स्टॉक्स कितने अट्रैक्टिव हैं नहीं हैं, ये सारी चीजें डेटा के बेसिस पे मशीन उसको कंटिन्यूस बेसिस पे एग्जीक्यूट करते रहता है। तो हमारा काम यही है कि भाई हर मार्केट में एग्जैक्टली वही चीज फॉलो हो इन अ डिसिप्लिन वे, वो एक एल्गोरिदम करता है। बट यहाँ पे जो डिसीजन है, जो रूल्स है, वो इंसान ही बना रहा है। ठीक है। सो मशीन का यही इतना बड़ा एडवांटेज है कि भाई उसके पास इमोशन नहीं है, ना ग्रीड है, ना फियर है, ना कोई फेवरेट स्टॉक है, एंड वो पैनिक वाले दिन पे वही करता है जो नॉर्मल दिन पे करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जो पैनिक क्रिएट होता है बाजार में, उससे निवेशकों को बचा सकते हैं हम एल्गोरिदम इन्वेस्टिंग के थ्रू। लेकिन जो लोग अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो रिस्क पे हैं ज्यादा? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। सी क्वांट है ना, कोई अलग एसेट क्लास नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है। अब ये सोचिए टू सर्टेन एक्सटेंट कि एक मैनुअल कार वर्सेस ऑटोमेटिक कार, दोनों गाड़ियां आपको मंजिल तक पहुंचाती है। एक ही फर्क है कि ऑटोमेटिक के केस में क्या होता है कि गियर जो चेंज है वो उसकी गलती नहीं होती है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक मशीन करते रहता है। तो ट्रेडिशनल फंड में जनरली क्या होता है कि डिसीजन मैनेजर के जजमेंट पर होता है, क्वांट में टेस्टेड रूल्स पर होता है। जो भी एक इन्वेस्टर इक्विटी रिस्क ले सकता है वो क्वांट के थ्रू भी ले सकता है। तो बस इसमें एक ही बात समझनी जरूरी है कि भाई रूल्स की स्टोरी के पीछे नहीं भागता है, डेटा के पीछे भागता है। ओके सर, अभी एक जवाब में आपने मल्टी एसेट फंड का यहाँ पर जिक्र किया था। कमिंग बैक टू फंड्स, अगर हम मल्टी एसेट फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ये बेहतर है बाकी तरीके के फंड से? फ्लेक्सी कैप फंड्स भी बाजार में मौजूद है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे फंड्स मौजूद है। मल्टी कैप एसेट फंड की बात अगर हम करें, मल्टी एसेट फंड की, तो वो काम कैसे कर रहा है? इक्विटी में जब बाजार वॉलेटाइल होता है तो क्या इक्विटी से पैसा निकल करके बाकी तरीके के एसेट क्लासेस में शिफ्ट होता है, और वो किस परसेंटेज में होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स इसको कैसे देखें? तो मल्टी एसेट फंड है ना, जो हमारे हिसाब से वो एक इन सम सेंस जिस तरह हमने इसको बनाया है, हम सोचते हैं कि ये एक ऑल वेदर टाइप की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये है कि आप देखोगे तो हिस्टोरिकली हर एसेट क्लास का साइकिल आता है। कभी कोई पीरियड में इक्विटी अच्छा करेगा तो कोई कभी पीरियड में आपको कमोडिटीज अच्छा करेगा, और कोई पीरियड्स में लेट्स से दोनों अच्छा नहीं कर रहे तो आपको डेट स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो में। तो जरूरी ये है कि हर पीरियड में, जैसे मार्केट्स डायनामिक है, मार्केट की कंडीशंस डायनामिक है, तो कंडीशंस के हिसाब से पोर्टफोलियो अडेप्ट करने से होगा क्या कि आप पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं आज के तकरीबन लास्ट 2 साल से इक्विटी मार्केट ने खास रिटर्न नहीं दिया है। अभी उसी समय पे आप सोचिए कि अगर जो किसी ने थोड़ा एलोकेशन उस समय पे कमोडिटीज पे बढ़ाया होता इक्विटी से कम करके, तो क्या रिटर्न्स बेटर होते पोर्टफोलियो में। तो ये जो डायनामिज्म है जो मार्केट में दिखता है अपने को, वही चीज हमने रूल्स पे, टेस्टेड डेटा पे, हमने एक फंड के तौर पे उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हम इसमें करते क्या है कि हमने तकरीबन तीनों एसेट क्लास को, मतलब इक्विटी, डेट को और कमोडिटी को, काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी है टू पार्टिसिपेट या फिर उसका एलोकेशन कम करने के लिए। ठीक है। तो आपको थोड़े नंबर देने के लिए, तो हमारा जो इक्विटी का एलोकेशन है जो नेट एक्सपोजर वाइज नीचे में तकरीबन 10% जा सकता है, ऊपर में 60 जा सकता है। डेट का एक्सपोजर अगेन नीचे में 10% जा सकता है, ऊपर में 60% जा सकता है।
और जो हमारा कमोडिटी एक्सपोजर है वो नीचे में 10% जा सकता है, ऊपर में 40% जा सकता है। तो आप देखोगे तो हमने तीनों एसेट क्लास को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। पहली बात वो है टू पार्टिसिपेट। दूसरा ये है कि हमने कुछ जो मॉडल्स डिप्लॉय किए हैं यहाँ पे, जो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कौन से एसेट क्लास में लगाना है पैसा। तो वो क्या करता है कि भाई लेट्स से हमको दिखता है कि भाई इक्विटी में शायद लेट्स से ट्रेंड टूट रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, राइट। तो ऐसे कोई अगर जो फैक्टर्स आ रहे हैं तो मॉडल अपने आप उसका एक्सपोजर कम कर देता है। ऑब्वियसली इसके कुछ प्रोप्राइटरी मॉडल्स जो हमने बनाए हैं। और तीसरी चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का जो रीबैलेंसिंग है तीनों एसेट क्लासेस का, वो तकरीबन वीकली बेसिस पे हमको सिग्नल मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। उसके बेसिस पे हम एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं। और एक जो लास्ट पॉइंट बताऊंगा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, विद इन कमोडिटीज हम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोज नहीं है इस फंड में। हम इस फंड के अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और क्रूड, ये चारों एसेट क्लासेस में या चारों सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आपको और बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है थ्रू वन फंड। ओके सर, लेकिन आपकी राय में बेहतर क्या है, मल्टी एसेट फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड? दोनों में से अगर चुनना हो तो किसे चुने, अगले 5 साल का होराइजन अगर लेकर के चलते हैं तो? 5 साल के नज़रिए से आप देखोगे तो इंडिया में अर्निंग्स रहेंगे, उसके साथ ग्रोथ भी आएगा, ठीक है। बट ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये जो जर्नी है ना वो सीधी लाइन नहीं होगी। एंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने पे अल्टीमेटली जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो ये जर्नी को टू टेक द जर्नी, जो आप टिकट का प्राइस पे कर रहे हो वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप देखोगे तो इसके अंदर फ्लेक्सी कैप आपको लॉन्ग टर्म में शायद एक मल्टी एसेट फंड से बेटर रिटर्न दे सकता है। इनफैक्ट हमने भी जब इसको लास्ट 5 या 6 साल के लिए टेस्ट किया है हमारे मॉडल को, फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी एसेट, तो हमें फ्लेक्सी कैप में बेटर रिटर्न्स दिख रहे हैं। बट ये भी समझना जरूरी है कि वो रिटर्न्स आ रहे हैं विथ हायर वॉलेटिलिटी, हायर ड्रॉडाउन, जिसका मतलब कि भाई रिस्क भी ज्यादा है। तो कहीं एक इन्वेस्टर को ये ट्रेड ऑफ देखना है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव एक स्मूथ राइड है? क्या मेरा ऑब्जेक्टिव एक सर्टेन बैंड ऑफ रिटर्न्स है, राइट। तो वो अगर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है तो मुझे वो एलोकेशन मेरा मल्टी एसेट फंड से मुझे मिल सकता है, या वो जो एक्सपेक्टेशन वो मल्टी एसेट से पूरी हो सकती है। बट अगर जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे मार्केट बीटिंग रिटर्न्स चाहिए, मुझे एक्सपोजर चाहिए स्मॉल मिड कैप में, मुझे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टाइल्स जब मार्केट में काम कर रही है, लेट्स से ग्रोथ है या आपका मोमेंटम है या लो बॉल है या वैल्यू है, तो वो सारी चीजों में अगर जो कोई डायनामिज्म चाहिए तो उसके लिए हमारा फ्लेक्सी कैप फंड भी सूटेड है। तो मेरे हिसाब से ये आइदर और का कॉल नहीं है। इनफैक्ट पोर्टफोलियो में अगर जो आप देखने चाहोगे तो दोनों का अलग एक एलोकेशन है जो पूरा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्क रिटर्न एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस। ओके, फंड्स की बात तो कर ली सर, लेकिन खरीदारी की बात अभी भी करेंगे। क्या खरीदें? मिड कैप, स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस ऐसे दिख रहे हैं कि इस तरीके के फंड्स में अभी पैसे लगाए जा सकते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने गिरावट भी बहुत झेली, लेकिन लार्ज कैप को कहीं ना कहीं आउटशाइन जरूर किया है वॉलेटाइल मार्केट में। वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव है? मेरा एक मानना बहुत क्लियर है कि भाई मिड और स्मॉल कैप की ग्रोथ स्टोरी रियल है, लेकिन आप ये सोचिए कि एक मिड कैप स्मॉल कैप के लिए ना इट्स लाइक सेइंग दैट कि भाई मेरे हिसाब से एक मिड या स्मॉल कैप फंड एक पिंच हिटर की तरह है, वेयरएज एक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऑलराउंडर की तरह है, ठीक है। तो इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि जब आप एक मिड या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स लाइक सेइंग दैट कि मैं एक हिल स्टेशन पे जा रहा हूं, उसके अंदर मुझे व्यूज तो शानदार मिलेंगे मगर उसमें मोड भी खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो मिड और स्मॉल कैप में जब कोई एंट्री ले रहा है तो वहां पे 25-30% का ड्रॉडाउन एक फीचर है, एक बग नहीं है। तो हमारे हिसाब से क्या है कि अगर जो कोई इन्वेस्टर है जो भले 5 साल के लिए लगा रहा है, वो एक अगर जो ऑलराउंडर के थ्रू एक्सपोजर ले ले लाइक अ फ्लेक्सी कैप, तो उसके अंदर उसको लार्ज मिड स्मॉल तीनों का एलोकेशन मिलेगा जी। दूसरी बात यह है कि फंड अपने आप बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, जो जैसे आपका क्वेश्चन है अभी, राइट, कि मिड स्मॉल कैप महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, ये सारी चीजें हम हमारे फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर डेटा के बेसिस पे रीएलोकेट करते रहते हैं। जैसे टू गिव एन एग्जांपल, हमारा मॉडल 6 साल पहले
स्मॉल और मिड कैप में तकरीबन 75% का एक्सपोजर दिखा रहा था, और बैलेंस लार्ज कैप में जो उसने इस साल में एवरेज स्मॉल मिड कैप में तकरीबन 50-55% का है, और बाकी के एक्सपोजर लार्ज कैप में। तो ये जो सारे डेटा के बेसिस पे एडजस्टमेंट हैं, अगेन वो जो एक जनरल एक इन्वेस्टर को हेडेक होता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, आज स्मॉल मिड कैप का वैल्यूएशन महंगा है, सस्ता है, क्या कहीं वो ज्यादा भाग चुके हैं, या इसके अंदर और जूस है, नहीं है। तो ये सारी चीजें वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर, जो हम डेटा के बेसिस पे फंड के अंदर अपने आप करते रहेंगे। तो हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये दोनों चीजों को सॉल्व करता है। एक है कि भाई लार्ज मिड स्मॉल में कब कितना पैसा लगाना चाहिए, उसको कैसे रीबैलेंस करना चाहिए, वो हम डेटा के बेसिस पे करते हैं। और दूसरा ये है कि भाई लेट्स से आज लास्ट 3-5 साल में वैल्यू ने अच्छा किया है, मोमेंटम ने अच्छा किया है, हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा, क्योंकि इन स्टाइल्स में भी रोटेशन होते रहता है। तो ये भी हमारा जो फंड है या हमारा जो मॉडल है वो इन चीज को भी अडेप्ट करते रहता है। तो उसका फिक्स्ड अप्रोच नहीं है कि भाई मुझे वैल्यू में इतना पैसा लगाना है, या मुझे सिर्फ मोमेंटम में लगाना है, या सिर्फ क्वालिटी में लगाना है। ये सारे एडजस्टमेंट भी फंड करते रहता है अपने आप। सो इन सम सेंस उससे आपको पोटेंशियली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंसिस्टेंसी मिल सकती है ओके। परफॉर्मेंस। सर रीबैलेंस की आप बात कर रहे हैं, रीएलोकेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने या रीएलोकेट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना इंटरवल चाहिए होता है एक हेल्दी पोर्टफोलियो को? क्या बार बार रीबैलेंसिंग करना आपके फंड्स में कंफ्यूजन नहीं पैदा करता? मतलब जनरली इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखी किसी फंड की और वो फंड हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है और हमने उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऐड कर लिया। क्या इस तरीके से रीबैलेंस करना पोर्टफोलियो के हेल्थ पर इफेक्ट करता है? जब आपने हेल्थ की बात की है तो मैं आपको बताता हूं। तो हम है ना रोज चेकअप करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं रोज। तो ये क्वांट के बारे में एक सबसे बड़ा मिथ है कि क्वांट का मतलब कि भाई रोज चर्निंग करना। सच ये है कि मॉडल रोज पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करता है, लेकिन ट्रेड तभी करता है जब उसको एक सिग्नल मिलता है जो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है। तो आप ये सोचिए कि एक एसी की तरह है, थर्मोस्टैट 24 घंटे टेम्परेचर मॉनिटर करता है, बट कंप्रेसर तभी चलता है जब जरूरत होती है। तो ट्रेडिंग की कॉस्ट बिल्कुल रियल होती है, इसलिए एक अच्छा क्वांट मॉडल हमेशा नेट ऑफ कॉस्ट सोचता है। ट्रेड तभी करता है जब एक्सपेक्टेड फायदा कॉस्ट से ज्यादा होता है। टर्नओवर कंट्रोल एक डिजाइन का हिस्सा होता है, साइड इफेक्ट नहीं। और इन्वेस्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि फंड के अंदर जो रीबैलेंसिंग होती है, जैसे मल्टी एसेट में इक्विटी से डेट का शिफ्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वही काम अगर जो इन्वेस्टर खुद से करता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग जरूरी है। ये हम एक कैलेंडर से नहीं, कंडीशन से डिसाइड करते हैं, मतलब एक फ्रीक्वेंसी से नहीं डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आइडिया ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमें डिसिप्लिन चाहिए, हाइपर एक्टिविटी नहीं चाहिए। ओके। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ सर जो हम रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके साथ साथ हाल ही में आपको एसआईएफ का लाइसेंस मिल गया है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का। पहले तो कंग्रेचुलेशन सर। बट बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में हो रहा है ये उससे कितना अलग है? हमने बहुत रिपोर्ट्स पढ़ी एसआईएफ के बारे में, किस तरीके के निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जब ऑन ग्राउंड आते हैं तो क्या सच में एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से अलग तरीके के कुछ रिटर्न्स कमा करके दे रहा है इन्वेस्टर्स को? तो इसका सोचना है, इसका इस तरह सोचना चाहिए अपने को कि भाई म्यूचुअल फंड की जो गाड़ी है ना सिर्फ आगे की तरफ चलती है, वेरएज सेबी ने एसआईएफ में एक एक एडिशनल फीचर ये भी दिया है कि भाई आप इसके अंदर रिवर्स गियर भी डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2-3 चीजें। एक तो एसआईएफ जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, इसके अंदर एक तो ये डिफरेंस है कि आपका मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपए का है। इसका मतलब कि भाई ये मास रिटेल प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा ये है कि स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एसआईएफ लॉन्ग के साथ शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई गिरते हुए मार्केट में भी रिस्क मैनेज करने के लिए या रिटर्न्स बनाने के लिए टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वही मेरा एग्जांपल था टू टेल यू रिवर्स गियर। तीसरा यह है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हर सिर्फ का रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि 2 सेम नाम की स्ट्रैटेजीज बहुत अलग चल सकती हैं।
तो इसलिए इन्वेस्टर को 3 चीजें देखनी बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से 3 बहुत मैटर करती है। एक है कि फंड में कितना नेट इक्विटी एक्सपोजर है मार्केट में, या नेट डेल्टा जो हम बोलते हैं। दूसरी ये है कि उसकी डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज किस तरह की हैं, क्या वो कंजर्वेटिव है या अग्रेसिव है। और तीसरा जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस मैनेजर के पास डेरिवेटिव्स चलाने का एक्चुअल एक्सपीरियंस कितना है, और है या नहीं। और क्या ये एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए पहली बार इन्वेस्ट करने की चीज है या नहीं। उसकी शुरुआत मेरे हिसाब से एक म्यूचुअल फंड से होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एसआईएफ एक सीजन्ड इन्वेस्टर के लिए है जिनका कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड से बन चुका है। और ये एक सोफिस्टिकेटेड लेयर है जो उसको ऐड करना चाहिए। एंड एज अल्फा ग्रेप हमारे लिए एक नेचुरल एक्सटेंशन है। हम तकरीबन 4 साल से लॉन्ग शॉर्ट फंड्स चलाते आ रहे हैं एज एआईएफ। तो हमारे लिए डेरिवेटिव्स का एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है एज वन ऑफ द लार्जर प्लेयर्स इन द एसआईएफ स्पेस। तो वही एक्सटेंशन हम एसआईएफ के स्पेस में भी ला रहे हैं। और हमने पहली स्ट्रैटेजी का स्कीम हमने ऑलरेडी रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए रख दिया है सेबी के साथ। जी सर, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एसआईएफ को बेसिकली इसलिए लाया गया था कि इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके बीच का ये ब्रिज बन सके। कितने रुपए से शुरुआत करनी पड़ती है अगर एक एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करना है, और एसआईएफ किस तरीके के बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होगा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या उनके लिए एसआईएफ सूटेबल है, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं अगर? तो देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 10 लाख रुपए का है। ठीक है। इसमें उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मैंने आपको 3 बातें जो बताई, कि वो अगर जो कोई अपने आप एनालाइज कर सके एज एन इन्वेस्टर, या उनका जो एडवाइजर है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो एनालाइज कर सके, राइट, तो उसके बेसिस पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये तीनों चीजें एनालाइज करनी बहुत जरूरी है बिफोर दे मेक द इन्वेस्टमेंट। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई नई चीज आ गई है, कुछ नया है, तो बस हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। उस कारण से किसी को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईएफ के अंदर, बिकॉज आप समझिए कि हर एक एसआईएफ की जो कैटेगरी सभी ने अलाउ की है उसके अंदर एक वर्ड ऐड किया है, लॉन्ग शॉर्ट। जी, आप देखोगे तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है या फिर हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है। तो वो लॉन्ग शॉर्ट अगर जो किसी को करना है तो वो ज्यादातर टाइम डेरिवेटिव्स के थ्रू करता है। एंड डेरिवेटिव एक अलग स्किल सेट है, एक अलग तरीका है मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए स्ट्रैटेजीज। तो उसका समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक्सपर्टीज, उसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है। तो वो जब तक कोई समझ नहीं रहा है, मेरा सजेशन वुड बी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और जब आप अगर जो एनालाइज कर सकते हो खुद से या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या एडवाइजर के थ्रू, तब आप वो एक्सपोजर डेफिनेटली लीजिए एसआईएफ के थ्रू भी। ओके, एक आखिरी सवाल सर, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स को रडार पर रखते हैं और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाजार में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर थोड़ा सा डर होता है कि हम स्टॉक और इक्विटीज में डायरेक्ट पैसा ना लगाएं। वहां पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आ जाते हैं सामने कि ठीक है, हम इस थ्रू एसआईपीस करके हम बाजार में अपनी इंपॉर्टेंस या अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं बेसिकली। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की शुरुआत किस तरीके के फंड से होनी चाहिए, और क्या कुछ ऐसे रिस्क हैं, ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो हाईलाइट करने की जरूरत है इस समय? तो मेरा इसमें एक एडवाइस रहेगा कि कोई भी नए इन्वेस्टर के लिए कि अपने बिहेवियर को अपना बेस्ट फंड मैनेजर बनाइए। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को चूज कर रहे हो तो वो अपने गोल और होराइजन के साथ चुनिए। इस पे मत चुनिए कि पिछले साल के रिटर्न पे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसमें पैसा लगा दिया। क्योंकि ज्यादातर टाइम होता क्या है कि जो आज का टेबल टॉपर दिखता है ना, वो अक्सर अगली रेस में आगे नहीं दिखता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे कीजिए। और दूसरा है कि उसको टाइम दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे, राइट, एंड आप अगर जो सोचते रहोगे कि भाई मैंने जो अभी पैसा लगाया है वो मुझे अभी कुछ और कर लेना चाहिए बिकॉज मार्केट में कोई चेंजेस आ गए हैं, वो ज्यादातर टाइम नुकसान देता है फायदे की जगह पे। तो यही 2 चीज पे मेरा
फोकस रहेगा कि एक है भाई कि रेयरव्यू मिरर में पैसा मतलब देख के पैसा मत लगाइए, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा कर रहा था अभी तक वही अच्छा करते रहेगा। तो वो मेरा पहला एडवाइस होगा। और दूसरा ये होगा कि भाई आप टाइम दीजिए मार्केट को आपके लिए परफॉर्मेंस या कंपाउंडिंग बिल्ड करने के लिए। ओके यानी बाजार को टाइम देना बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये हम आपको हर अपने एपिसोड में बता रहे हैं कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, मार्केट का ऑप्टिमिज्म जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार पे और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, इकोनॉमी को भी, ग्लोबल इकोनॉमी को भी, और हमारे जो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं, घरेलू निवेशक हैं, उनको भी। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप सबके लिए सलाह यही है कि मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच भौतिक, जितनी भी बात हम लोगों ने आज की है वो मुझे लगता है एक नए तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में कई लोगों को एक्नॉलेज करनी चाहिए, और ये जो एल्गोरिदम के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है बेसिकली, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो तस्वीर है वो बदल सकता है, इसलिए इसको भी एक इंपॉर्टेंस देनी बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।